जय हिंद। यह जो क्लास है यह सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो कोर पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस के हैं, जो सेमेस्टर 2 में है, उनके लिए यह क्लास हेल्पफुल रहेगा। इससे पहले एक्चुअली मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं। यह क्वेश्चन नंबर 4 है जो कोर 3 का पेपर का है। इस क्वेश्चन को जरा देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व का वर्णन करें। यह क्वेश्चन जो है साथियों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को एग्जाम के मद्देनज़र से, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिए। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है साथियों, हम इसको यूपीएससी लेवल का आंसर डाले हैं ताकि आप लोगों को सेमेस्टर में अच्छा नंबर मिले। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यह जो आंसर है, सबसे पहले इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन को सबसे पहले परिचय लिखना चाहिए, क्योंकि यह 20 मार्क्स का आंसर लिखना रहता है। तो देखिए, सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक का परिचय देखिए। कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम ही इसके फुल फॉर्म कर सकते हैं, जैसे DPSP जो होता है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, तो इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल आप लोगों को परिचय पहले देते हैं। देखिए, जो भारतीय संविधान के मूल कृति एवं भाग 4 अनुच्छेद में भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। ठीक है, आपको याद रखना होगा, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, वो बोले थे कि उसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व उद्देश्य जनता का कल्याण करना है। नीति निर्देशक भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से प्रेरित किया गया है। तो आप लोगों को इस तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिचय देना होगा। उसके बाद हम बताते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है वर्गीकरण किया गया है। देखिए, निर्देशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये निर्देश निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत है। पहला है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा है उदार और बौद्धिक सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत जो है राज्य के नीति निर्देशक है, इसी के अनुसार इसको वर्गीकृत किया गया है। और इसी के अनुसार मैं आर्टिकल बाय आर्टिकल करके समझाऊंगा कि समाजवादी में कौन कौन से आर्टिकल को रखा गया, गांधीवादी में कौन कौन से आर्टिकल को रखा गया, उदार में कौन कौन से आर्टिकल को रखा गया है। इसी तरह आप लोग एग्जाम में लिखिएगा तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। समाजवादी सिद्धांत के पर आधारित निर्देश को हम देखते हैं। देखिए, समाजवादी सिद्धांत में अनुच्छेद 38 आता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि राज्य देश लोग कल्याण के लिए एवं उसके अभिवृद्धि के लिए कार्य करेगा। अनुच्छेद 39 भी जो है समाजवादी सिद्धांत में ही आता है। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि राज्य आय की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगी। दूसरा पॉइंट है राज्य स्त्री और पुरुष। राज्य कहने का मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस में देश। ठीक है, याद रखिएगा ना। राज्य स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका का साधन उपलब्ध कराएगी। राज्य ऐसा प्रयास करेगी उत्पादन का साधन और धन का संकेंद्र किसी एक व्यक्ति या समूह के पास नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य पुरुष एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतनमान उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि बालकों को स्वतंत्रता और गरिमा में वातावरण में विकास का अवसर प्रदान करेगी। और अनुच्छेद 41 भी जो है ये आप लोगों को आता है समाजवादी सिद्धांत में। देखिए, इसमें क्या कहता है कि राज्य लोगों को काम पाने और शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करेगी। बुढ़ापा, बीमारी, अधायकता की स्थिति में राज्य उसकी सहायता करेगी। राज्य यानी मतलब देश, ये हमारे नीति निर्देशक में लिखा गया है। अनुच्छेद 42 भी समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। इसमें देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सभी महिलाओं को
प्रसूति यानी मातृ लाभ सहायता प्रदान करेगी। यानी जब मान लीजिए कोई भी माता बेबी बॉर्न करती है तो उसके बाद जो मातृ लाभ है वो अनुच्छेद 42 है, वो भी समाजवादी में इस सिद्धांत में ही आता है। आगे देखिए अनुच्छेद 43, इसमें कहा गया है राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगी। कुछ को कुटीर उद्योग, ठीक है ना, इसको याद रखिए, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगा। आगे देखिए अनुच्छेद 33 का अनुच्छेद 43 का जो जोड़ा गया है, इसमें कहा गया है कि उद्योगों के प्रावधान में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। आगे देखिए अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि राज्य लोक में स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रयास करेगी, इसके लिए मात पेय पदार्थों की प्रतिबंध लगाएगी। आगे नेक्स्ट प्रकार था जो सिद्धांत को वर्गीकृत किए थे, वो सेकंड पॉइंट है, वो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित जो निर्देश है उसको जरा देखिए। इसमें कहता है अनुच्छेद 40, इसमें 40 आता है, तो देखिए यह अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, जिसमें स्थानीय शासन व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही गई है। 46 जो है वह भी गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। इसमें क्या कहता है कि राज्य अनुसूची यानी SC और अनुसूचित यानी ST जाति कल्याण के लिए कार्य करेगी और इसके लिए शिक्षा से संबंधित हितों की अभिवृद्धि भी करेगी। अनुच्छेद 47 क्या कहता है, राज्य लोक में स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रयास करेगी, इसके लिए मात्र पेय पदार्थों की प्रतिबंध लगाएगी, यानी दारू वारू वाइन ये सब क्या होगा, बंद हो जाएगा। आगे देखिए अनुच्छेद 48, इसमें कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगी और गौ हत्या को रोक लगाएगी। ये सब गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित जो निर्देश है उसके अनुसार कौन कौन से अनुच्छेद आता है आप देखिए। अनुच्छेद इसमें 44 आता है। इसमें देखिए क्या कहता है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक जैसी समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगी। उदार सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद 45 भी आता है। इसमें देखिए क्या कहता है, राज्य बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रबंध करेगी। और अनुच्छेद 48 भी आता है। इसमें कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगी और गौ हत्या पर रोक लगाएगी। अनुच्छेद 48 का जो भी उदार सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसमें क्या कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण को तथा वन्य जीवों को सुरक्षित करेगी, इसके लिए वह बायो रिजर्व और वन अभयारण्य की स्थापना करेगी। अनुच्छेद 49 कहता है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के असरमकों और स्थानों की संरक्षित करेगी। अनुच्छेद 50 कहता है राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगी। अनुच्छेद 51 कहता है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास करेगी। ये आप लोगों को अनुच्छेद बाय अनुच्छेद हम बंटवारा किए। जो राज्य के नीति निर्देशक हैं उनके सिद्धांतों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया था, एक समाजवादी, दूसरा गांधीवादी, तीसरा उदारवादी। ये हम तीनों आप लोगों को अनुच्छेद बाय अनुच्छेद बता दिए। ये हम आप लोगों को नीति निर्देश तत्वों के महत्व के बारे में बताएंगे। जो नीति निर्देश सिद्धांतों के महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट की जा सकती है। इसको थोड़ा जरा देख लीजिए, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन में था। तो देखिए फर्स्ट में हम महत्व जान सकते हैं, शासन के मूलकांक का आधार था हो सकता है। देखिए नीति निर्देशक तत्व जनसाधारण को शासन की सफलता अथवा असफलता की जांच करने का मापदंड प्रदान करते हैं और शासक दल चुनावों के दौरान इन सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सफलताएं गिनता है। आगे देखिए इसको और बोल सकते हैं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक हो सकता है नीति निर्देशक। इसका महत्व है कि नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने में सहयोग देते हैं। आगे देखिए कर्तव्य बोध का आभास। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमेशा शासकों को उनके कर्तव्यों का बोध कराते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप कोई भी राजनीतिक दल अनिष्टकारी कार्य के प्रति अनुमुख नहीं होता है। ये महत्व था और महत्व है जरा देखिए। नीति निर्देशक तत्व के चौथा महत्व है संविधान का व्याख्या में मददगार। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की व्याख्या से सहायक सिद्धांत होते हैं।
ये सिद्धांत न्यायालयों के लिए प्रकाश स्तंभ के समान है तथा संवैधानिक व्याख्या के कार्य में न्यायपालिका द्वारा उन्हें उचित महत्व दिया जाता है। पांचवा है कि जनमत की शक्ति। ये हालांकि इन सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनके पीछे जनमत का सत्ता होती है जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। और छठा रूप में भी हम महत्व देख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक, वो है इन सिद्धांतों के अस्तित्व से एक राजनीतिक दल दूसरे दल में सत्ता का रूपांतरण हो जाने पर भी राष्ट्र कल्याण की गति में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होती है। ये आप लोगों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व का महत्व था। इतना ही क्वेश्चन आपसे पहले क्या लिखना, परिचय लिखना है, फिर उसका सिद्धांत के बंटवारा लिखना है, फिर उसका महत्व लिखना है। तीसरा जो होता है क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का आता है सेमेस्टर में, उसके लिखने का लास्ट तरीका है, लास्ट में क्या लिखा जाता है, निष्कर्ष लिखा जाता है, यानी कंक्लूजन लिखा जाता है। वो जरा आप लोग देखिए। इस क्वेश्चन का जो निष्कर्ष है यानी कंक्लूजन है, वो आप लोगों को खुद से लिखना है और लिख करके हमें कमेंट में बताना है कि आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कितना इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। मैं भी लिख के रखूँगा और आप लोगों को भी आंसर को लिखूँगा और देखूँगा और कितना आप लोग सही लिखते हैं और कितना गलत लिखते हैं, इनकी जानकारी आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। आप लोग तब तक के लिए तैयार रहिए इस क्वेश्चन को पढ़ के।